नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी के सारी बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। पश्चिम बंगाल में कोरोना लॉकडाउन बड़ा, मॉर्निंग वॉक से लेकर मार्केट के लिए बने नियम। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार ने सोमवार को राज्य में कोविड-19 की स्थिति को देखते हुए प्रतिबंधों को 1 जुलाई तक बढ़ा दिया है। हालांकि इस बार कुछ छूट भी दी जाएगी। नए दिशा निर्देशों के अनुसार 25% क्षमता वाले सभी सरकारी कार्यालय 16 जून से खुलेंगे। HOD ड्यूटी रोस्टर तैयार करेंगे। यात्रा के लिए ई पास की आवश्यकता होगी। मॉर्निंग वॉक के लिए पार्क सुबह 6 बजे से 9 बजे तक खुल सकते हैं। हालांकि केवल उन्हीं लोगों को पार्क के अंदर प्रवेश की परमिशन दी जाएगी जिन्होंने कोविड-19 का टीका लिया है। सभी बाजार सुबह 7 बजे से 11 बजे के बीच खुले रहेंगे। अन्य खुदरा दुकानें 11 से 6 बजे के बीच खुली रहेंगी। इसके अलावा दोस्तों, 50% क्षमता के साथ 12 से 8 बजे के बीच रेस्टोरेंट और बार खुलेंगे। सभी स्कूल, कोचिंग, एकेडमी अगली सूचना तक बंद रहेंगे। सभी इंट्रा स्टेट बसें अगली सूचना तक बंद रहेंगी। इसके बाद दोस्तों, रुक करते हैं अगली खबर का। अरविंद केजरीवाल का बड़ा ऐलान। गुजरात विधानसभा चुनाव में सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी आम आदमी पार्टी। जी हां दोस्तों, पंजाब से लेकर यूपी में चुनाव लड़ने वाली आम आदमी पार्टी अब गुजरात विधानसभा में ताल ठोकने को तैयार है। पार्टी संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को ऐलान किया है कि आम आदमी पार्टी गुजरात विधानसभा चुनाव में सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने इसके लिए अहमदाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि आम आदमी पार्टी गुजरात में 2022 के विधानसभा चुनाव में सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेंगी। पार्टी ऑफिस के उद्घाटन से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में केजरीवाल ने कहा कि आप गुजरात में सत्तारूढ़ भाजपा और विपक्षी कांग्रेस के खिलाफ एक भरोसेमंद विकल्प है। आपको बता दें दोस्तों, केजरीवाल दूसरी बार गुजरात के दौरे पर हैं। इससे पहले वे फरवरी में सूरत गए थे, जहां स्थानीय निकाय चुनाव में पहली बार आम आदमी पार्टी चुनाव मैदान में उतरी और मुख्य विपक्षी दल के तौर पर उभरी थी। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। राजस्थान में BSP से कांग्रेस में आए नेताओं का पार्टी हाईकमान पर निशाना। जी हां दोस्तों, राजस्थान की सियासत में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट की तरफ से दांवपेच चलाए जा रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी से कांग्रेस में शामिल हुए विधायक और पूर्व मंत्री राजेंद्र गुड़ा ने सोमवार को सीधे तौर पर कांग्रेस आलाकमान पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि हम नहीं होते तो राजस्थान में आज कांग्रेस अपने सरकार गिरने की पुण्यतिथि मना रही होती, क्योंकि कांग्रेस के 19 विधायक चले गए थे। हमारे जैसे बहुजन समाज पार्टी से आए हुए विधायक और निर्दलीय विधायकों ने सरकार बचाई है। कांग्रेस आलाकमान को इतनी बात समझ में नहीं आ रही। पता नहीं कांग्रेस आलाकमान क्या सोच रहा है। जानकारी के मुताबिक BSP से अलग होकर कांग्रेस में शामिल हुए 6 विधायक इस बात से नाखुश हैं कि उन्हें सरकार का हिस्सा नहीं बनाया गया या पार्टी के भीतर कोई पद नहीं दिया गया। बहुजन समाज पार्टी से कांग्रेस में शामिल होने वाले विधायकों में एक रामलखन मीणा और संदीप यादव ने भी कहा है कि हम लोगों ने कांग्रेस सरकार का समर्थन किया था, मगर बदले में कांग्रेस सरकार ने हमें कुछ नहीं दिया है। जल्दी मंत्रिमंडल में विस्तार होना चाहिए और नियुक्तियां होनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। जम्मू में दिग्विजय सिंह के बयान का विरोध, कांग्रेस नेता को पाकिस्तान भेजने की मांग। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के बयान से शुरू हुए विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीजेपी समेत कई दलों ने दिग्विजय सिंह के बयान पर आपत्ति जताई है और इसे पाकिस्तान के समर्थन वाला करार दिया है। एक वायरल ऑडियो में दिग्विजय सिंह ने कथित रूप से घाटी में आर्टिकल 370 की बहाली की बात कही और कहा कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो इस पर फिर से विचार किया जाएगा। दिग्विजय सिंह के इस विवादित बयान के खिलाफ घाटी में भी आक्रोश है और इस पर जम्मू कश्मीर की राजनीति दो धड़ों में बढ़ती नजर आ रही है। एक खेमा कांग्रेस नेता के बयान का समर्थन कर रहा है तो वहीं दूसरी ओर इसकी खिलाफत भी की जा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती ने दिग्विजय सिंह के बयान का समर्थन किया है। वहीं बीजेपी और डोगरा फ्रंट खुलकर इसके विरोध में आ गए हैं।
इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। सुशांत सिंह की मौत को हुआ 1 साल पूरा, कई एजेंसियों के हाथ में जांच लेकिन नहीं उठा राज से पर्दा। जी हां दोस्तों, बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की संदिग्ध मौत को 1 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक मौत के राज पर से पर्दा नहीं उठ पाया है, जबकि मुंबई पुलिस और सीबीआई सहित 5 एजेंसियां जांच कर चुकी है। मौत को 1 साल पूरा होने के बाद सुशांत सिंह राजपूत यानी एसएसआर के दोस्तों और प्रशंसकों ने मुंबई में अलग अलग तरीकों से उन्हें याद कर न्याय की मांग की। आपको बता दें दोस्तों, 1 साल पहले 14 जून 2020 को सुशांत सिंह अपने बेडरूम में पंखे से लटके मिले थे। उस समय घर में दोस्त और क्रिएटिव डिजाइनर सिद्धार्थ पिठानी के साथ 3 नौकर भी थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और मौके से मिले सबूतों और गवाहों के बयानों के आधार पर मुंबई पुलिस उसे खुदकुशी मानकर वजह की तलाश कर रही थी, लेकिन सुशांत का परिवार चाहता था कि मामले में एफआईआर दर्ज हो। परिवार ने बिहार पुलिस में सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती के परिवार के खिलाफ 15 करोड़ के गबन की एफआईआर भी दर्ज कराई थी। क्षेत्राधिकार को लेकर मामला सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में भी गया था। अदालत के आदेश पर अगस्त महीने में सीबीआई ने जांच शुरू की, लेकिन अभी तक न तो कोई गिरफ्तारी की है और न ही कोई खुलासा किया गया। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। बुजुर्गों के लिए दुखदाई बन गया लॉकडाउन, 73% लोगों ने मानी उत्पीड़न की बात। जी हां दोस्तों, कोरोना महामारी की दूसरी लहर लाखों लोगों को जीवन भर का दुख देकर चली गई। इस बीमारी को कंट्रोल करने के लिए लॉकडाउन लगा। इस लॉकडाउन से फायदा तो हुआ, लेकिन देश की 73% बुजुर्ग आबादी को अपने ही घरों में हिंसा और दुर्व्यवहार का भी सामना करना पड़ रहा है। एजीवेल फाउंडेशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक उसने वर्ल्ड एडल्ट एब्यूज अवेयरनेस डे के मौके पर एक सर्वे किया था। इस सर्वे में करीब 5000 बुजुर्गों से संपर्क कर उनसे सवाल पूछे गए। इस सर्वे में शामिल 82% लोगों ने कहा कि कोरोना महामारी और लॉकडाउन की वजह से उनकी जिंदगी पहले से बदतर हो गई है। सर्वे रिपोर्ट में 73% लोगों ने कहा है कि लॉकडाउन के दौरान और उसके बाद उनके साथ अपने ही घरों में दुर्व्यवहार की घटनाएं बढ़ गई है। वहीं 61% पेरेंट्स ने दावा किया है कि इस दुर्व्यवहार का बड़ा कारण यह था कि वे संयुक्त परिवारों में रहते हैं और बीमारी के दौरान घर के बच्चों ने ही उन्हें बोझ समझ लिया। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। कर्नाटक में कोरोना से कमाऊ सदस्य खो जाने वाले बीपीएल परिवारों को दी जाएगी 1 लाख रुपए की आर्थिक मदद। जी हां दोस्तों, कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले उस परिवार को 1-1 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने की घोषणा की है, जिन्होंने अपने कमाऊ स्वजन को कोविड-19 संक्रमण के चलते खो दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि कोविड-19 महामारी की मार से कई परिवार दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। लोगों की परेशानियों को ध्यान में रखते हुए हमने इस तरह के हर उस बीपीएल परिवार को 1 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने का निर्णय लिया है जिनके वयस्क सदस्य की मृत्यु हो गई है। मुख्यमंत्री येदियुरप्पा ने बताया कि इस फैसले से करीब 25,000 से 30,000 परिवारों को फायदा होगा। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। लोकसभा में एलजेपी के नेता चुने गए पशुपति पारस, पार्टी पर अब चाचा का कब्जा। जी हां दोस्तों, बिहार में जमीन खो चुकी लोक जनशक्ति पार्टी अपने सबसे खराब दौर से गुजर रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन के बाद पार्टी की कमान उनके बेटे चिराग पासवान के हाथों में है, लेकिन अब पार्टी में बड़ी फूट पड़ चुकी है। यही नहीं, एलजेपी ने अब चिराग पासवान की जगह पशुपति पारस को लोकसभा में अपना नेता चुन लिया है। चिराग पासवान से न मिलकर सोमवार को पशुपति पारस ने अपने सांसदों के साथ जाकर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की है। स्पीकर को लोकसभा में लोजपा नेता के लिए पारस के नाम का लेटर सौंपा गया है, जिसे 6 में से 5 सांसदों का समर्थन हासिल है। इस तरह पार्टी पर पशुपति पारस का वर्चस्व कायम हो गया है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। गौतम अडानी से छिन सकता है एशिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति का ताज। जी हां दोस्तों, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड यानी एनएसडीएल ने 3 फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स यानी एफपीआई और एपीएमएस के अकाउंट फ्रीज कर दिए हैं। यह खबर एशिया के दूसरे सबसे बड़े रईस और दिग्गज उद्योगपति गौतम अडानी की अगुवाई वाले अडानी ग्रुप के लिए काफी भारी पड़ सकती है। इन एफपीआई के पास अडानी ग्रुप की 4 कंपनियों के 43,500 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के शेयर हैं। इस खबर के बाद अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयर सोमवार को शुरुआती कारोबार में 20% तक टूट गए। इस गिरावट की वजह से अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी की संपत्ति आज 1 घंटे में ही 73,000 करोड़ रुपए यानी $10 बिलियन कम होकर $67 बिलियन पर आ गई, जबकि शुक्रवार को उनकी संपत्ति $77 बिलियन यानी करीब 5.64
लाख करोड़ रुपए थी। इस गिरावट से गौतम अडानी ने एशिया के दूसरे सबसे धनी व्यक्ति का ताज छीन सकता है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। लेकिन दोस्तों अगली खबर जानने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो में दिखाई गई खबरें अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। IDFC फर्स्ट बैंक ने कोविड-19 प्रभावित कर्मचारियों के लिए उठाया बड़ा कदम, परिवार को देगा 2 साल तक वेतन और नौकरी। जी हां दोस्तों, कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर देश भर में हाहाकार मचा है। इसी बीच निजी क्षेत्र के IDFC फर्स्ट बैंक ने सराहनीय कदम उठाया है। बैंक ने कोरोना वायरस से जान गंवा चुके अपने एम्प्लॉइज के परिवारों को CTC के 4 गुना के बराबर मुआवजा और 2 साल तक वेतन देने का ऐलान किया है। बैंक के इस बड़े फैसले से परिवारों को आर्थिक रूप से मजबूत बनने में मदद मिलेगी। इतना ही नहीं, बैंक ने सभी कर्मचारियों को लोन में भी छूट दी है ताकि परिवार को सहूलियत। IDFC फर्स्ट बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO वी वेदनाथ ने कहा है कि बैंक के ज्यादातर एम्प्लॉय यंग हैं। उनके परिवार इस वक्त भारी संकट से जूझ रहे हैं, इसलिए हमने सभी मुद्दों को कवर करने के लिए एक कंपोजिट प्रोग्राम बनाया है। हम अपने खोए कर्मचारियों के परिवारों को उनकी वार्षिक CTC के 4 गुना बराबर अनुदान राशि प्रदान करेंगे और 2 साल तक वेतन देना जारी रखेंगे। इसके साथ ही दोस्तों वेदनाथन ने कहा है कि बैंक अपने मृत कर्मचारियों के परिवारों से लगातार संपर्क करेगा और बैंक के ऑफर के बारे में जानकारी भी देगा ताकि परिवार वाले लाभ उठा सके। इतना ही नहीं, यदि किसी कर्मचारी ने पर्सनल लोन, कार लोन, 2 व्हीलर लोन या एजुकेशन लोन लिया है तो बैंक की तरफ से उन्हें 100% ऋण छूट प्रदान करेगा। हाउसिंग लोन के लिए 25 लाख रुपए तक की छूट मिलेगी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। चीन को झटका देने के लिए बाइडेन ने दिया BBB प्लान, भारत भी बन सकता है इसका हिस्सा। जी हां दोस्तों, G7 शिखर सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बिल्ड बैक बेटर प्लान का प्रस्ताव दिया है। इसे चीन के बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट को काउंटर करने वाला माना जा रहा है। भारत ने ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट BBB पर विचार करने की बात कही है। सरकार की ओर से कहा गया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति के BBB प्रोजेक्ट की पहले डिटेल स्टडी की जाएगी, इसके बाद भारत इस प्रोजेक्ट में शामिल होगा। अगर दुनिया के G7 देश इस दिशा में आगे बढ़ते हैं तो एशिया से यूरोप तक के मुल्कों में दखल की तैयारी कर रहे चीन को बड़ा झटका लगेगा। आपको बता दें दोस्तों, इस परियोजना का नेतृत्व दुनिया के बड़े लोकतंत्र करेंगे। इसके अलावा तकनीकी और आर्थिक मदद भी इन देशों की ओर से ही की जाएगी। इस प्रोजेक्ट पर 40 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की लागत का अनुमान है। यह परियोजना उन देशों को फोकस करेगी जो कोरोना संकट से बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। इस योजना के तहत दुनिया के तमाम बड़े लोकतंत्र विकासशील देशों को बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 400 खरब डॉलर की आर्थिक और तकनीकी मदद देंगे। उम्मीद जताई जा रही है कि इस योजना से स्थानीय रोजगार पैदा होगा। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। कोरोना वायरस के खिलाफ मिला एक और मजबूत हथियार, 90% तक प्रभावी है नोवावैक्स वैक्सीन। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ दुनिया को एक और मजबूत हथियार मिल गया है। कोविड-19 वैक्सीन बनाने वाली कंपनी नोवावैक्स ने दावा किया है कि कोरोना के सभी वेरिएंट के खिलाफ इसका टीका 90% तक असरदार है। यह बात अमेरिका और मैक्सिको में किए गए बड़े और आखिरी चरण के अध्ययन में सामने आई है। कंपनी ने आंकड़ों के आधार पर बताया है कि यह टीका पूरी तरह से सुरक्षित है। यह खबर ऐसे समय पर सामने आई है जब दुनिया भर के कई देशों में वैक्सीनेशन अभियान अपने चरम पर है और टीकों की कमी होने लगी है। हालांकि अमेरिका में कोविड-19 रोधी टीकों की मांग में कमी आई है, लेकिन दुनिया भर में अधिक टीकों की जरूरत बनी हुई है। नोवावैक्स टीकों को रखना और ले जाना आसान है और उम्मीद की जा रही है कि यह विकासशील देशों में टीके की आपूर्ति को बढ़ाने में अहम किरदार निभाएगा। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं आज के मौसम अपडेट्स। तो दोस्तों तेज बारिश को लेकर दिल्ली समेत कई राज्यों के लिए जारी किया अलर्ट। जी हां दोस्तों, देश के अधिकतर राज्यों में मानसून ने दस्तक दे दी है। शायद ही कभी मानसून 25 जून से पहले पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में पहुंचा हो, लेकिन इस बार मानसून ने पहाड़ी क्षेत्रों में समय से पहले दस्तक दी है। रविवार 13 जून को तेजी से आगे बढ़ रही मानसूनी हवाओं ने उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में पहुंच गई है। यह 21 साल में पहली बार हुआ है जब यहां मानसून 25 जून से पहले पहुंचा है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अगले 2 से 3 दिन तक उत्तर पश्चिमी भारत के कई हिस्सों में बारिश हो सकती है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में मानसून के आगे बढ़ने के साथ ही गरज और तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना है। इसके लिए IMD ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।
इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं आज के सोने और चांदी का भाव। तो दोस्तों घरेलू सराफा बाजार में सप्ताह के पहले कारोबारी दिन सोने के हाजिर भाव में गिरावट दर्ज की गई। HDFC सिक्योरिटीज के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सोने के भाव में 464 रुपये प्रति 10 ग्राम की गिरावट दर्ज की गई। इस गिरावट से सोने का भाव टूटकर 47,705 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। सिक्योरिटीज के अनुसार वैश्विक स्तर पर कीमतों में गिरावट के चलते सोने के घरेलू बाजार भाव में यह मंदी आई है। आपको बता दें दोस्तों, इससे पिछले सत्र में सोना 48,169 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। वहीं बात करें दोस्तों चांदी की, तो चांदी के घरेलू हाजिर भाव में भी गिरावट दर्ज की गई है। चांदी के भाव में 723 रुपये प्रति किलोग्राम की गिरावट दर्ज की गई। इस गिरावट से चांदी की कीमत टूटकर 70,420 रुपये प्रति किलोग्राम पर रह गई, जो कि पिछले सत्र में 71,143 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव पर बंद हुई थी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। 74 दिन बाद मिले संक्रमण के 70,000 नए मामले, कुल एक्टिव केस 9.73 लाख। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर में 74 दिन बाद 70,000 नए मामले सामने आए हैं। 5 राज्यों को छोड़कर शेष राज्यों में 5,000 से नीचे दैनिक मामले पहुंच गए हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में तो 1,000 से भी कम नए केस मिल रहे हैं। हालांकि प्रतिदिन होने वाली मौतों की संख्या कम नहीं हो रही है, लेकिन इसकी एक वजह महाराष्ट्र द्वारा पिछले कुछ दिनों में हुई मौतों को रोजाना के आंकड़ों के साथ जोड़ दिया जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान सक्रिय मामलों में 53,000 की कमी आई है और वर्तमान में यह 10 लाख से कम हो गए हैं। पिछले 32 दिनों से नए मामलों की तुलना में ज्यादा मरीजों के ठीक होने का सिलसिला बना हुआ है और अब तक 2.81 करोड़ से ज्यादा लोग पूरी तरह से महामारी को मात दे चुके हैं। मरीजों के उबरने की दर 95% को पार कर गई है। अब सिर्फ महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में ही 5,000 से ज्यादा नए मामले मिल रहे हैं। शेष राज्यों में इनकी संख्या 5,000 से नीचे आ गई है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। नेफ्ताली बेनेट बने इजराइल के नए प्रधानमंत्री, नेतन्याहू का 12 साल का कार्यकाल खत्म। जी हां दोस्तों, नेफ्ताली बेनेट ने रविवार को इजराइल के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। इसके साथ ही 12 साल से प्रधानमंत्री पद पर काबिज बेंजामिन नेतन्याहू का कार्यकाल खत्म हो गया है। संसद में बहुमत हासिल करने के बाद दक्षिणपंथी यामीन पार्टी के 49 वर्षीय नेता बेनेट ने रविवार को शपथ ली। इससे पहले इजराइल के 120 सदस्य संसद नेसेट में 60 सदस्यों ने पक्ष में और 59 सदस्यों ने विरोध में मत किया था। इस दौरान एक सदस्य अनुपस्थित रहा और नई सरकार में 27 मंत्री हैं, जिनमें से 9 महिलाएं शामिल हैं। नई सरकार के लिए अलग अलग विचारधारा के दलों ने गठबंधन किया है। इसमें दक्षिणपंथी, वाम, मध्य वर्गीय के साथ साथ अरब समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाली एक पार्टी भी शामिल है। यस अतीत पार्टी के मिक लेवी को संसद का स्पीकर चुना गया। उनके पक्ष में 67 सदस्यों ने मतदान किया। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। म्यांमार की अपदस्थ नेता आंग सान सू की के खिलाफ सुनवाई शुरू, 3 आरोपों का किया सामना। जी हां दोस्तों, म्यांमार के अपदस्थ नेता आंग सान सू के खिलाफ सोमवार को सुनवाई शुरू हो गई है। उनके वकील ने बताया कि गैरकानूनी रूप से वाकी टाकी रेडियो रखने और कोरोना वायरस प्रोटोकॉल तोड़ने के मामले में पहले गवाह ने उनके खिलाफ गवाही दी। सुकी को गत 1 फरवरी को हुई सैन्य तख्तापलट में हटा दिया गया था। उनके खिलाफ भ्रष्टाचार समेत कई आरोप लगाए गए हैं। इस सुनवाई पर दुनिया की पैनी नजर है। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। और दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की, जिसका जवाब देकर आप बन सकते हैं एक शानदार उपहार के विजेता। तो दोस्तों आज का सवाल है, रणथंबोर टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? जी हां दोस्तों, अगर आपको इस सवाल का जवाब आता है तो तुरंत कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।